दोस्तों, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का यह सेकंड पार्ट है। आज हम बात करेंगे बामा की, जो एक तमिल दलित महिला हैं और जिनका साहित्यिक नाम बामा है। बामा एक रोमन कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने दलित साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है उनकी आत्मकथा कुरुक्कू, जो 1992 में आई थी, उपन्यास संगति, जो 1994 में आया, और कहानियों का संग्रह किसुम्बु कारण, जो 1996 में आया। कुरुक्कू से लिए गए इस अंश को पढ़ने से पहले इसका नाम समझना बेहद दिलचस्प है। तमिल में कुरुक्कू का अर्थ है ताड़ के पत्ते, जिनकी धारदार किनारियां दोनों तरफ होती हैं, बिल्कुल एक दो धारी तलवार की तरह। लेकिन यह नाम एक गहरे अर्थ को भी समेटे हुए है। तमिल शब्द कुरुक्कू में करु का अर्थ होता है भ्रूण या बीज, जो ताजगी और मानवता का प्रतीक है। तो आइए इस प्रेरणादायक रचना के जरिए उनके संघर्ष और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, तब तक मैंने कभी खुले तौर पर अस्पृश्यता के बारे में नहीं सुना था, लेकिन मैंने पहले ही देख लिया था, महसूस किया था, अनुभव किया था और उसे सहा था। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। एक पुराना बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। यह वास्तव में 10 मिनट में घर पहुंचने का रास्ता था, लेकिन आमतौर पर मुझे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते थे। मैं आधे घंटे से 1 घंटे तक धीरे धीरे चलती, रास्ते में हो रहे सभी मजेदार और दिलचस्प खेलों, दुकानों और बाजार की अजीबोगरीब बातों को देखती थी। नाचता हुआ बंदर, सांप जिसे सवेरा अपनी पेटी में रखता और समय समय पर उसे दिखाता था, वह साइकिलिस्ट जो 3 दिनों से अपनी साइकिल से नहीं उतरा था और जो सुबह से लेकर शाम तक पूरी ताकत से साइकिल चलाता रहा था, उसके शर्ट पर लगे हुए रुपए के नोट जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, घूमते हुए चरखे, मरियाता का मंदिर और वहां लटकती बड़ी घंटी, मंदिर के सामने पक रहे पोंगल का प्रसाद, गांधी जी की मूर्ति के पास सूखी मछली की दुकान, मिठाइयों की दुकान, तले हुए नाश्ते बेचने वाले ठेले और एक के बाद एक दुकानें। सड़क की बत्तियां जो हमेशा दिखाती थीं कि वो कैसे नीले से बैंगनी रंग में बदल सकती हैं। नर कोरबन जिप्सी शिकारी जो अपनी जंगली लेमुर को पिंजरे में रखे हुए था और जो सुई, मिट्टी की मनके और कान साफ करने के उपकरण बेच रहा था। ओह, मैं इन चीजों के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। कभी कभी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आते, मंच लगाते और अपने माइकों से हमें भाषण देते। फिर कभी सड़क नाटक होते या कठपुतली शो या फिर कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं जैसे करतब दिखाए जाते। ये सब समय समय पर होते रहते थे, लेकिन लगभग हर दिन कुछ न कुछ मनोरंजन का आयोजन जरूर होता था। इसके अलावा बाजार में काफी क्लब भी होते। वेटर जिस तरह से काफी को ठंडा करते, एक गिलास को ऊंचा उठाकर उसमें से काफी दूसरे गिलास में डालते, वो देखना भी मजेदार होता था। या कुछ लोग दुकानों के सामने बैठकर प्याज काटते, अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेते ताकि उन्हें जलन न महसूस हो। या वहाँ खड़ा बादाम का पेड़ जिसकी फलियां कभी कभी हवा से गिर जाती, ये सब मिलकर मेरे कदमों को थाम लेती और मुझे घर लौटने से रोक देती। फिर मौसम के हिसाब से वहाँ आम, खीरा, गन्ना, शकरकंद, ताड़ के कोमल अंकुर, चना, ताड़ का रस और फल, अमरूद और कटहल बिकते थे। हर दिन लोग मीठे और नमकीन, तले हुए स्नैक्स, पायसम, हलवा, उगले हुए इमली के बीज और बर्फ की लाली बेचते नजर आते थे। इन सबको देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में पहुंची। मेरा बैग कंधे पर लटका हुआ था। सामने वाली गली के कोने पर एक खलियान बना हुआ था और जमींदार एक पत्थर की मड़ाई पर बोरी बिछाए हुए बैठा सब कुछ देख रहा था। हमारे लोग मेहनत से काम कर रहे थे, जोड़ों में बैल चलाकर भूसे से अनाज को अलग कर रहे थे। जानवरों के मुंह पर पट्टा बंधा हुआ था ताकि वे भूसे को खा न सकें। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रहकर इस दृश्य को देखती रही। तभी हमारी गली के एक बुजुर्ग बाजार की ओर से आते हुए दिखाई दिए। उनके चलने के अंदाज ने मुझे हंसी से लोटपोट कर दिया। इतने बड़े आदमी के हाथ में एक छोटा सा पैकेट देखकर मुझे लगा कि पैकेट में वड़ा या कच्चे केले का भजिया होगा, क्योंकि कागज तेल से सना हुआ था। वे पैकेट को उसकी डोरी से पकड़कर लटकाए हुए चले आ रहे थे, जैसे उसे छूना भी नहीं चाहते थे। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी, अगर वे ऐसे लटकाते रहेंगे तो क्या पैकेट खुलकर बड़े गिर नहीं जाएंगे। बुजुर्ग सीधा जमींदार के पास गए, झुककर प्रणाम किया और उस पैकेट को दोनों हाथों से सहारा देकर उसकी ओर बढ़ा दिया। जमींदार ने पैकेट खोला और बड़े खाने लगा। मैंने ये सब देखा और फिर घर आ गई। घर पर मेरे बड़े भाई थे। मैंने उन्हें पूरी कहानी बड़े मजाकिया अंदाज में सुनाई। मुझे यह सोचकर जोर से हंसी आ रही थी कि इतना बड़ा आदमी और वह भी एक बुजुर्ग किस तरह से पैकेट लेकर चल रहा था। लेकिन अन्ना को यह मजाकिया नहीं लगा। अन्ना ने समझाया कि वो आदमी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ऊंची जात के लोग मानते थे कि अगर हम उन्हें छू लें तो वे अपवित्र हो जाएंगे। इसी वजह से उन्हें पैकेट को सिर्फ उसकी डोरी से पकड़कर ले जाना पड़ा। यह सुनकर मेरी हंसी गायब हो गई और मुझे बहुत दुख हुआ। वे लोग ये कैसे सोच सकते थे कि अगर हम वो पैकेट हाथ में ले लें तो गंदा हो जाएगा, जबकि बड़ा पहले केले के पत्ते में लपेटा गया था और फिर कागज में पैक किया गया था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उसी समय उन बड़ों को छू लेना चाहती थी। मैंने सोचा क्यों हमें उनके लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। हमारे इतने सम्मानित बुजुर्ग दुकान से नाश्ता लेने जाते हैं और झुक कर सिर झुकाए इन्हें बड़ी श्रद्धा से सौंप देते हैं और ये आदमी बैठे बैठे उसे मुंह में ठूस लेते हैं। यह सोचकर मेरा खून खौलने लगा। ये लोग खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके पास 4 पैसे आ गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इनका सारा इंसानियत से नाता ही खत्म हो गया है? लेकिन हम भी इंसान हैं। हमारे लोगों को इनके लिए छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए, अपनी मजदूरी लेनी चाहिए और बस बात खत्म करनी चाहिए। मेरे बड़े भाई जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, छुट्टियों के दौरान घर आए थे। वो अक्सर हमारे पड़ोसी गांव में स्थित पुस्तकालय जाते थे किताबें उधार लेने के लिए।
एक दिन वो घर लौट रहे थे और सिंचाई तालाब के किनारे चल रहे थे। तभी जमींदार के एक आदमी ने उनके पास आकर पूछा, आप कौन हैं अप्पा? आपका नाम क्या है? अपना ने उसे अपना नाम बताया। तुरंत ही उस आदमी ने पूछा, थम्बी, आप किस गली में रहते हैं? यह सवाल इस वजह से पूछा गया था कि अगर उसे पता चल जाता कि हम किस गली में रहते हैं तो हमारी जाति भी जान लेता। अन्ना ने मुझे ये सारी बातें बताई। फिर वह बोले, क्योंकि हम इस समुदाय में जन्मे हैं, हमें कभी कोई सम्मान, गरिमा या इज्जत नहीं मिलती। हमसे ये सारी चीजें छीन ली जाती हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई करें और प्रगति करें तो हम इन अपमानों को छोड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो, जितना हो सके सीखो। अगर तुम हमेशा अपनी पढ़ाई में सबसे आगे रहोगी तो लोग खुद ही तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ेंगे। मेहनत करो और सीखो। अन्ना के ये शब्द मेरे दिल में गहरे तक उतर गए और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। जैसे वो कहते थे, एक प्रकार से जुनून में आकर। जैसा अन्ना ने कहा था, मैंने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया और इस वजह से कई लोग मेरे दोस्त बन गए। बामा के बड़े भाई की यह सलाह, कड़ी मेहनत करो और पढ़ाई करो, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, एक ऐसी दिशा है जो हमें यह बताती है कि शिक्षा से हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। अगर हम अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा करें तो कोई भी समाज या वर्ग हमें हमारे स्थान से हटा नहीं सकता। यह कहानी हमें बताती है कि हम सब इंसान हैं और हर किसी को सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए।